हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ ऑफ सागर मंथन। इससे पहले हमने जो 3 वीडियो किए थे, 3 या 4 वीडियो, उसमें हमने बात करी थी मेजरली प्रीलिम्स के एनालिसिस के बारे में कि एनालिसिस कैसे करें अपन। दूसरी हमने बात करी थी ट्राइड और फ्राइड सीरीज़ के बारे में। आज अपन बात करेंगे जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक अपना सीसेट, कि सीसेट में जो कॉम्प्लिकेशंस अपने को होते हैं पेपर के दौरान या पेपर से पहले प्रिपरेशन के दौरान, उसको हम कैसे मैनेज करें। तो हर बार की तरह जो अपन एजेंडा रखते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं पहले कि क्या है सीसेट, क्यों है सीसेट, कैसे इसको अप्रोच किया जाएगा और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या क्या रहेगी और आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। मेजरली मैं इसमें जो बात करने वाला हूँ वो 8/10 अप्रोच जो है, जो मैं इतने वीडियो में बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कंप्रहेंशन को कैसे सोल्व किया जाए, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व करना है। एक और अपन बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इसमें कैसे किया जाता है, कितने क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुतों का डाउट होता है कि 40 करें, 27 करें, 50 करें, 60 करें, 80 के 80 करें, उस पर अपन बात करेंगे ना। तो एक एक करके अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सीसेट क्या है। अब जो यूपीएससी इतने टाइम से दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, उसको पता है सीसेट क्या है, लेकिन ये सारा गेम मैं समझा रहा हूँ फ्रेशर्स और जो अपकमिंग फ्रेशर्स हैं, जो 2027 वाला अटेम्प्ट देंगे या 2026 वाला देने वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि पहले तो ये जीएस पेपर 2 होता है, जिसको अपन फुल फॉर्म में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ यूपीएससी आपका एप्टीट्यूड चेक करता है ना। यहाँ पे 80 क्वेश्चंस होते हैं, जीएस में 100 होते हैं या 80 ही होते हैं, और 200 नंबर का ये भी पेपर होता है। हर क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स होते हैं। 66.67 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और इतने आपको लाने हैं तभी आप क्लियर कर पाओगे। नहीं लाओगे तो आपका पेपर चेक तो होता है दूसरा पहला पेपर, लेकिन आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, और इस मार्क्स के लिए आपको 27 मिनिमम करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग के लिए सबको ऐसा लगता है कि जो जीएस में होती है वही होती है, लेकिन नहीं। यूपीएससी का एक सेट पैटर्न है कि जितने मार्क्स पर क्वेश्चन अलॉट होते हैं डिवाइडेड बाय 3 जो होता है वो उसका नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है ना। तो इस पेपर में 2.5/3 तो 0.83 हर नेगेटिव क्वेश्चन पे आपके नंबर काटे जाएंगे। मेजरली इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा होता है मैथ्स या क्वांट कहते हैं उसको। जो क्वांट और रीजनिंग वाला पोर्शन है वहाँ से 50 से 55 सवाल आते हैं हर बार, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से 25 से 30 सवाल हर साल आते हैं। अब अपन मेजरली सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी पेपर करा क्यों रहा है भाई, उसको जीएस में अपना नॉलेज चेक करना है ना, तो कर रहा है पहले पेपर में, लेकिन वो सीसेट का पेपर क्यों करा रहा है। यूपीएससी इस पेपर के पीछे उसका मोटिव क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो आपका बेसिक एप्टीट्यूड यहाँ चेक होता है। वो एप्टीट्यूड कहाँ पे, आपको डेटा और नंबर से थोड़ा बहुत खिलाया जाता है। वहाँ पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग वहाँ चेक की जाती है कि भाई आज इतनी तारीख है तो उस दिन क्या तारीख होगी, ऐसा करके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ में पहले क्या होता था, डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन आते थे। अब तो हालांकि यूपीएससी ने ये चीज़ बंद कर दी, पर पहले काफ़ी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते थे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग रियल लाइफ में आपको बताते थे ना। फिर वो असेस करता है आपकी कॉम्प्रहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल्स। जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 20-30 सवाल आते हैं ना, वो नहीं देता, लेकिन क्यों दे रहा है, ताकि वो आपकी इस स्किल को भी चेक कर पाए, क्योंकि आगे जाके आपको फाइल्स और रिपोर्ट्स पढ़नी है, राइट। और अगली चीज़ अपन देखते हैं कि ये एक फ़िल्टर करने की स्टेज है। कैसे, अपन ने एक वीडियो में, पिछली वीडियो में देखा था कि 70 से 71% जो है ना, जो को पेपर देते हैं, अपीयर करते हैं प्रीलिम्स में, वो सीसेट ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। 5 लाख में से 3.5 लाख सीसेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक फ़िल्टर स्टेज भी है यूपीएससी की। और यहाँ पे रोड लर्निंग जो होती है ना, अब जीएस में क्या होता है कि किसी ने मान लो कि मौर्य एच रट लादी पूरी है ना, उस रटंत विद्या को, तोता वाली विद्या को कम करने के लिए उसको एक साइंटिफिक बंदा चाहिए ना, इसलिए वो सीसेट का पेपर कराता है। अब अपन बात करते हैं कि इस पेपर को अप्रोच कैसे किया जाए। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। यहाँ अपन बात करेंगे 8/10 अप्रोच क्या है, दूसरे अपन देखेंगे कॉम्प्रहेंशन को कैसे करें, तीसरा अपन देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के सवाल कैसे करें, अगला अपन देखेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए इस पेपर में, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे किए जाए। तो यही हमारा ग्रुप जो है P25, P424 और P26 वाले, अभी जो नाम है इसका, इसमें मैंने स्ट्रेटजी शेयर करी थी पिछले दोनों पेपर में, कि यहाँ पे मैं एक छोटी मोटी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। यहाँ पे फंडामेंटल्स जो होंगे सीसेट के वो आपके होंगे, और एक डॉक्यूमेंट में शेयर करूँगा जहाँ से आपको फंडामेंटल्स अपने सुधारने पड़ेंगे। आपको ये जो मैं बताऊँगा इसमें 8/10 अप्रोच, प्रीवियस ईयर के जो 4-5 साल के पेपर है ना, वहाँ पे आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं। अगर नहीं है तो अपन कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित हो जाएगी। आप बस चेक करना ना, अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे। तो शुरुआत अपन करते हैं कि 8/10 अप्रोच है क्या। सबसे पहले शिवेन सर वाली अप्रोच ही मैं हर पेपर में यूज़ करता हूँ, चाहे जीएस हो चाहे वो सीसेट हो, कि फ्लिप द क्वेश्चन पेपर।
इसको हम कहते हैं फ्लिपिंग टेक्निक, है ना। उस फ्लिपिंग टेक्निक में क्या है, 3 से 5 मिनट में आप देखो कि 80 क्वेश्चन जो पूछे हैं उसमें क्या क्या पूछा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हटा दो एक बार, बाकी जो होता है ना 40, 50, 60 सवाल जो हैं ये मैथ्स और रीजनिंग के, वहाँ देखो कि कौन से सवाल डुएबल है, कौन से किए जा सकते हैं। और यहाँ पे आता है ब्लॉक क्रिएशन। ये 8x10 अप्रोच और ब्लॉक क्रिएशन एक ही बात है। कैसे, अपन देखते हैं कि यूपीएससी में एक जो पैटर्न होता है वो पहले 10 सवाल या फिर पूरे पेपर में सीसेट में यही होता है कि 2 से 4 सवाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं और 6 से 8 होते हैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के। इसको समझाने के लिए मैं पिछले साल का पेपर खोल देता हूँ आपके सामने। जैसे ये 2025 का पेपर है ना, तो यहाँ पे ये 2025 का पेपर है। यहाँ अपन देखते हैं कि यूपीएससी ने जो पहले 10 सवाल है उसमें 4 सवाल थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, बाकी जो 6 सवाल है वो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के हैं। आगे भी जाके यही है कि पहले 4 सवाल इसके, फिर 6 सवाल उसके, आगे जाकर 4, 6, 4, 6, 4, 6, मतलब हर 10 सवाल पे वो एक पैटर्न बना के रखा अपना उसने 4, 6। अब आगे जाकर उसने क्या कर रखा है 3, 7, मतलब 3 मैथ्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं, बाकी 7 दूसरे हैं। वापस यहाँ पे अपन देखते हैं 2, 8, तो ये उसका एक सेट पैटर्न है। वहाँ से अपन ब्लॉक क्रिएशन करना सीखेंगे, है ना। अब ब्लॉक क्रिएशन एग्जैक्टली क्या है अपन आगे समझते हैं ना। तो ब्लॉक क्रिएशन अपन समझते हैं कि सबसे पहले आपको फ्लिप करना है पूरे पेपर को, राइट। अब फ्लिप करने के बाद आपको देखना है कि मैथ्स और रीजनिंग के कौन कौन से सवाल है जो डुएबल है। वो 3 से 5 मिनट आपको इसी में देने हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के कौन से डुएबल क्वेश्चन है, उन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि हाँ ब्लॉक क्रिएट करने हैं। ब्लॉक क्रिएशन आगे मैं और अच्छे विस्तार से समझाता हूँ आपको कि जैसे कि 10 सवाल है, 10 सवाल में अपने पास 3 आरसी के सवाल हैं और 7 है मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग है, तो ये अपना पहला ब्लॉक हो गया, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था 4, 6 वाला एक ब्लॉक हो गया, 4, 6 वाला दूसरा, 4, 6 वाला लास्ट में, 3, 7 वाला और 2, 8 वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब आप सोल्व करने की ट्राई करो। जो 10 क्वेश्चन का एक ब्लॉक है ना, ये पहला ब्लॉक है। इसमें आप मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन जो आपसे डुएबल है वो करने की ट्राई करो। फिर उसके बाद तीनों आरसी के सवाल करो। अब आरसी वाले सवाल कैसे करने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले, अपन इस वीडियो में आगे देखेंगे, है ना। बिकॉज आरसी एक ऐसा पोर्शन है ना जहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो। एक रिस्क एट है जहाँ पे कि आप शायद 80वें क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाओ इसमें, लेकिन हाँ वो भी बहुत ही रेयर है। आपकी अगर स्पीड मेंटेन हो जाएगी, आप इसको अप्लाई करोगे 2-4 पेपर में, तो आप अपने आप जान जाओगे कि आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनने वाली है। और क्या डोंट से इसके, तो यही है, सबसे पहले सीसेट का पेपर देख के आपको घबराने नहीं है, आपको ओवरडू नहीं करना है ना। सिंपल लॉजिक से चलना है, सिंपल लॉजिक से सवाल बनते हैं। अगर वो पूछ रहा है कि कैलेंडर में डेट और डे पूछ रहा है कि 14 नवंबर को ये तारीख थी और इस दिन ये दिन था, तो बताओ कि 27 मार्च को क्या दिन होगा, तो आपको लॉजिक लगाना होगा, राइट। आरसी में सब्जेक्टिविटी होती है, आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफ योर आंसर चूज़ करना है और यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना। अगर आपने लगा दिया ए ऑप्शन है इसका, आरसी में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ए अगर आपने मान लिया आंसर तो वही होगा मोस्ट ऑफ द चांसेस में। अब ब्लॉक क्रिएशन को एक बार फिर से समझते हैं। जैसे 10 सवाल पेपर के पहले ही इस तरह है कि 1 से 3 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 4 से 10 है मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये मेरे सीसेट का पहला ब्लॉक बन गया। मैं पहले मैथ्स और रीजनिंग वाले सवाल करूँगा, 4 से 10 वाले। इसमें से मैं वो सवाल पहले करूँगा जो मेरे को आते हैं, जो मेरे को देखते ही लग रहे हैं कि हो जा रहे हैं। जैसे कोई रेशियो वाला सवाल, कोई एवरेज वाला सवाल, कोई प्रॉफिट और लॉस वाला सवाल, इस टाइप के मैं सवाल, कोई कैलेंडर वाला, कोई डायरेक्शन वाला, ऐसे सवाल ही करूँगा जो मेरे को लग रहा है कि जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टफ एक टॉपिक है, ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसको मैं छोड़ दूँगा तुरंत। यहाँ पे आपको गेम ऑफ स्किपिंग या गेम ऑफ अवॉइडिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपने जो 7 सवाल थे मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के, वहाँ पे आप 3 ही कर पाए। अब आपके तीनों आरसी वाले भी हो गए, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ब्लॉक में 6/10 सवाल कर दिए, मतलब 10 में से 6 सवाल कर लिए। ऐसे आपके पास 8 ब्लॉक है, तो आप 48 क्वेश्चन एवरेज बता रहा हूँ मैं, 48 क्वेश्चन आप पूरे पेपर में कर जाने वाले हो, है ना। आरसी के सवाल है, सारे सवाल आपको एनी हाउ करने हैं और बाकी मैथ्स और रीजनिंग में गेम आपका रहेगा। कैसे करना है आरसी वाले सवाल मैं आपको आगे बताता हूँ, है ना। कुछ चीज़ें यहाँ पर दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको, स्टक नहीं होना है। स्टक का मतलब क्या हो गया यहाँ कि क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल ऐसे होते हैं ना जहाँ अपन कोई एक सवाल लेके बैठते तो अपन बहुत बार बैठे रह जाते हैं कि नहीं इसको मैं सोल्व करके मानूंगा, है ना। वो स्टक आपको होना नहीं है। आपको सवाल देखना है, हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेना है। 2023 में मैं पेपर में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो अगर मैं ही सवाल नहीं करूँगा मैथ्स वाला तो कौन आके करेगा भाई। मेरा तो मैं अपने आप को ऐसे मान गया ना कि मैं कोई मैथमेटिशियन बैठा हूँ और मेरे को तो करना ही है। मैं कॉम्प्रिहेंशन के भले ही ना करूँ और मैथ्स के सवाल मैं ही करूँगा, बाजू वाले नहीं कर रहे, मैं करूँगा। तो ईगो पे नहीं लेना है। और यहाँ पे सीधी गणित है, क्वेश्चन देखा आपने, आपको आया, टिक करो, अगले पे पढ़ो।
ये नहीं कि उस पर बैठे रहेगा, बैठे रहने से वो सवाल भी गलत होगा, आगे भी गलत होंगे। यहाँ पे EQ इमोशनल क्वोशिएंट IQ से ज़्यादा, मतलब जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वहाँ से ज़्यादा काम आएगा। गेम ऑफ स्कीपिंग आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्या नहीं करना है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करना है उससे, ठीक है। आइट्रेशन यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। 8 ब्लॉक अगर आप बनाओगे तो अपन ने देखा अभी 2025 वाले पेपर में कि 4-4 RC के सवाल पूछे थे, पहले 6 ब्लॉक में, बाकी 3-2 वाला पैटर्न था। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि सारे अगर अपन RC के सवाल कर देना तो अपना 29 क्वेश्चन बैठ रहा है। और बाकी में मैं एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही आप कर जाओगे। 7 में से 3, 6 में से 3, 6 में से 2, 6 में से 3, ये एवरेज करके अपन देखते हैं तो 18 क्वेश्चन आप मैथ्स और रीजनिंग के इजीली निकाल लोगे। तो 47 क्वेश्चन यहाँ हो गए। मैं कह रहा हूँ ना इसमें हो जाएगा वैसे, बाकी मैं आपको और आगे बताता रहता हूँ ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, ये तो अपन ने बात करी थी कि भाई 8/10 अप्रोच है क्या। अब देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है। तो किसी का अच्छा होता है ये, किसी का बुरा होता है, लेकिन पता कैसे चले। मैंने मिस्टेक करी थी 2023 में कि मैं तो कॉम्प्रिहेंशन करूँगा नहीं, मैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में खेल जाऊँगा। मेरी प्रैक्टिस भी इसी पे रहती थी मेजरली कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करता नहीं था, और इसको करके मेरे नंबर भी अच्छे आ जाते, 100+ आई वॉज स्कोरिंग है ना। तो मुझे लगा कि कर लूँगा, लेकिन 2023 में मेरे को पता चल गया कि अगर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन दे रहे हैं ना तो उसका कुछ तो इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। लेकिन यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि एक्यूरेसी कैसे है ना, कि एक्यूरेसी है कि नहीं। मैं 30 कर रहा हूँ, पता चल रहा 27 गलत हो जा रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम केस है ये। स्टिल अब मैंने क्या किया था मैं उसके लिए बता देता हूँ आपको। 2023 का पेपर हुआ, उसके बाद मैं लेके बैठा 2015 से लेके 2023 के पेपर। उसमें मैंने एक पेज लिया, उस पर एक टेबल बनाई, ठीक है। उसमें मैंने आगे आपको ये करना है, ईयर लिखा एक साइड, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे उस साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, मेरे सही कितने हुए, मेरे गलत कितने हुए, कितना टाइम लगा पूरा कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने में, और कितने नंबर आए। ये आपको करना है। आपको पूरा CSET का पेपर उठाना है और उस पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपको RC वाले सवाल करने हैं। आपको लॉजिकल रीजनिंग क्वांट बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको लॉजिकल माफ़ कीजिएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, इससे ये होगा कि आपको एक तो पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। जब आप राइट और रॉन्ग लिखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि जैसे 27 सवाल थे तो मेरे 15 सही 12 गलत, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, राइट। उसके बाद आप देखोगे कि टाइम टेकन, आपको एक टाइमर लेके बैठना है और आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे जो 27 सवाल है उसमें मेरे को 40 मिनट लग रहे हैं या 45 लग रहे हैं या 35 लग रहे हैं, मेरी स्पीड क्या है क्या नहीं है, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। अब मार्क्स की अगर अपन बात करें ना तो 67 अपन मान रहे हैं कि एक कट ऑफ है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब इसमें से आप जितने मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ला दे रहे हो, जैसे मान लो कि मैं एक केस लेता हूँ जहाँ 15-15 वाला रेशियो लेते हैं कि 30 सवाल आए थे, 15 सही हुए, 15 गलत हुए, तो आपके 25 नंबर यहाँ बन रहे हैं। 67 कट ऑफ मार्क्स है, तो यहाँ से इसको माइनस करने के बाद आपको अब मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में कितने लाने रहे, 42। तो आपको आगे का खेल यहाँ खेलना है ना, तो ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी और इस पर आपको काम करना पड़ेगा। टाइम मैं बता रहा हूँ, हाँ, मेरे को यही लगता था 35 से 45 मिनट में मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारा कर जाता था। क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैंने बता दिया कि कैसे एक्यूरेसी चेक होगी, कितने राइट है कितने रॉन्ग है। आप अगर लगातार पेपर में देखोगे उसका एवरेज निकालोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरी एक्यूरेसी इतनी रहती है, ठीक है। फिर कैसे करना है ये, तो 30 सवाल अपन एक आंकड़ा मानते हैं, उसमें 20 आते हैं ईजी, ठीक है, जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होती, सीधा सीधा हो जाता है। 10 होते हैं हार्ड और मॉडरेट। अब ये बीच में डाल देते हैं तो क्या होता है, अपना इजी वाला क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं अपन, कि कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो उससे अपन क्वेश्चन वो इजी वाला गलत कर जाते हैं। कैसे करना है ये अपन देख लेते हैं। पैसेज आपको देखना है, उसमें आपको सवाल पहले पढ़ना है, उसके ऑप्शंस पहले पढ़ना है। आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको पैसेज देखते ही सीधा सवाल पे आना है और ऑप्शंस देखना है। यहाँ पे आपको एक सिंपल लॉजिक लगाना है। लॉजिक कैसे लगाना मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। इस लॉजिक के बाद आपको पैसेज पढ़ना है, एक लॉजिक लगाना कि हाँ ये सही हो सकता है ये गलत हो सकता है, इस हिसाब से आपको चलना है। फिर आपको पैसेज पढ़ना और जो कीवर्ड आपके क्वेश्चन में ना उसको देखते हो आपको पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ना है। आपको धीरे धीरे नहीं पढ़ना है कि ABCD ऐसे नहीं पढ़ना, आपको फटाक से पढ़ना होगा। और मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉजिक है ना वही आपका प्रिवेल करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लॉजिक प्रिवेल कर जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ 2022 का ये पेपर है, यहाँ पे एक पैसेज है, मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि अबो पैसेज के हिसाब से आपको एजम्पशंस बतानी है। पहला लिखा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज। ज़रूरी है कि कन्फाइंड सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ के लिए हो, तो मैंने लॉजिक से बताया कि ये गलत है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज़, कि ये अडेप्ट ही नहीं हुई डेवलप कंट्रीज़ में, लॉजिकली गलत है। इस लॉजिक से अपन जाएँ और अपन आंसर टिक करें तो आंसर है मेरा नाइदर वन नॉट टू, और यहाँ पे ये UPSC के आंसर के हिसाब से सही था। ये मेरा प्योर लॉजिक था, मैंने अभी तक तो पढ़ा ही नहीं है पैसेज में क्या लिखा है। दूसरा, पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स। यस, बहुत ही लॉजिकल है ना,
कि आपको लाना पड़ेगा। पुअर कंट्रीज जो कर रही है उसमें, जैसे वो कोई एग्रीकल्चर की टेक्निक यूज़ करी तो उसमें आपको मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। फिर लिखा डेवलप कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड। यहाँ तक बिल्कुल सही था, हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई डेवलप्ड कंट्रीज है तो उनके पास बेटर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन होगा उनकी टेक्निक्स में ना। लेकिन इन्होंने लिखा है दे वेस्ट लेस फूड। ज़रूरी है भाई, डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़्यादा वेस्ट कर रही है, उनको फूड की अहमियत नहीं पता है। वहाँ लेस नहीं वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ये मेरा लॉजिकली गलत, यहाँ मैंने किया था ये, तो बन गया सही। ये मेरे लॉजिक, अभी तक मैंने पैसेज भी नहीं पढ़ा, राइट। फिर अगर अपन अगला क्वेश्चन भी, अगला एक और पैसेज देखते हैं। इसमें लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ द ऑथर। वी अज्यूम इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज़ क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर स्टेट। ज़रूरी नहीं है ना कि कोई भी पॉलिटिशियन बन जाए, कुछ क्वालिटीज़ तो उसमें होनी चाहिए ना। माफ़ करना ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, पर ये आपको समझाने के लिए बस। पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ज़रूरी नहीं ना एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हो, कोई एक नॉर्मल आम आदमी भी बन सकता है, उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर लिखा वी नीड टू डिवाइज अ मेथड ऑफ बैरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। यस, ये मेरे दिमाग में है कि हाँ हो सकता है। एज वोटर्स सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस टू स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चन। क्यों नहीं क्वेश्चन की जा सकती भाई, राइट। तो यहाँ पे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, तो ये आंसर होगा। बाकी अपन पैसेज भी पढ़ लेना चाहिए, एक बार लॉजिक लगाने के बाद पैसेज पढ़ेंगे तो अपना पता चल जाएगा अपने को कि हाँ लॉजिक इज़ प्रिवेलिंग, है ना। फिर उसके बाद एक और लास्ट और देख लेते हैं कि पुअर के लिए जो मेथोडोलॉजी है वो डिबेटेबल है कैसे है। देर इज़ सम कन्फ्यूजन, कुछ कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग व्हाट शुड कंस्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन, हो सकती है, राइट। देर आर वाइड डाइवर्सिटीज़, हाँ वाइड डाइवर्सिटीज़ हो सकती है। देर इज़ नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड, है कुछ तो है ना, कुछ इंडेक्सेस बना रखी है ना, तो वो कुछ यूनिफॉर्म पैटर्न है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोपोजिशन ऑफ फिगर वगैरह, ये है ना। अब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ से आपने एक चीज़ तो करी ना, नो यूनिफॉर्म से एक तो गया आपका, अब आपको 3 ऑप्शंस में ही खेलना है। तो ये होता है लॉजिकल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार क्या हो जाता है 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, वो नेचुरल है। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, यहाँ पे आपको ये चीज़ करनी है, राइट। प्रेशर जब आता है ना, जब लास्ट में क्या होता है टाइम कम रह जाता है या आप लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे देते हो तो प्रेशर में आप गलती कर जाते हो और गलत ऑप्शन टिक कर जाते हो। तो ये सारा गेम आपको प्रैक्टिस से ही होगा कि आपको एक टाइमर लगाना पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जैसा मैंने वो टेबल बना के बताया है आपको। ये फ्रेशर्स जो है, नए जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देंगे और जो कट ऑफ के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, रामबाण इलाज है लॉजिकल रीजनिंग। माफ़ करना, ये जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए जो टेबल वाला फॉर्मेट है आप करके देखना, आपको अपने आप में सुधार दिखेगा, चेंजेस दिखेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं कि क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग वाला कैसे करना है। तो यहाँ पे 50 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं, 30 से 35 जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं और 15 से 20 होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। अब जो 15 से 20 जो लॉजिकल रीजनिंग उसमें 10 से 12 बहुत इजी टाइप के होते हैं और जो क्वांट वाले होते हैं वो 10 से 12 उसमें भी इजी मिल जाते हैं। 10 से 12 बहुत मिनिमम नंबर बता रहा हूँ, जो मैथ्स में आराम से हो जाता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि नंबर सिस्टम, यूपीएससी हर बार नंबर सिस्टम से कम 8 से 10 सवाल पूछता है। 15 भी पूछा है 2023 में, 19 के आसपास भी पूछा हुआ है। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ज़ीरोज़ के कितने हैं, यूनिट डिजिट पे क्या है, स्क्वायर वाला, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। परसेंटेज वाला आपको देखना पड़ेगा, यहाँ रेशियो, ये सारे टॉपिक जो आसान है, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। और अपन रीजनिंग में बात करें, एज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, डाइस, डायरेक्शन, बहुत आसान स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये आसान टॉपिक है जो मैं यहाँ पे आपको इस ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, वहाँ से आपको रेगुलरली इसको देखना है, करना है, एक आध का टॉपिक करना है। उसमें आपको वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि कहाँ मैं अच्छा हूँ। और यहाँ आपको मैं बोल रहा हूँ ना, ओवरडू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में आपको सारे सवाल नहीं करने हैं, EQ यहाँ पे प्रिवेल करेगा IQ से। उसी क्वेश्चन को करना है जो डुएबल दिखते हो, जो डुएबल लगते हो, जो डुएबल सच में हो, वही करना है। ज़्यादा फंसना नहीं है, कहीं ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ईगो पे नहीं लेना है, राइट। पिछले क्वेश्चन का प्रेशर तो अगले पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ा था, टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन परसेंटेज का वो सवाल मेरे से नहीं बना, तो मैं आगे जाके क्लॉक वाला सवाल गलत नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पे आपको नर्व्स कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी, मैं बता रहा हूँ। फिर अगली बात अपन करें तो टाइम मैनेजमेंट की है। देखो, ये मैं मेन पेपर के बारे में बता रहा हूँ कि आपको क्लॉक के हिसाब से चलना होगा। हर एग्जाम रूम में एक क्लॉक होती है, तो 3 से 5 मिनट आपके पास शुरू के होंगे, वो होंगे पेपर फ्लिपिंग टेक्निक वाला। यहाँ पे आपको पेपर फ्लिप करके देखना है कि क्या पेपर में है, क्या पूछा है, कितने मेरे से बन सकते हैं, डुएबल कितने लग रहे हैं। एक बार अब बचते हैं 115 मिनट।
उसमें से 5 से 10 मिनट OMR के निकाल देते हैं। 105 मिनट बचे, 45 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं सारे कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, बाकी आप अपने अपने हिसाब से टाइम निकाल लेना। 60 मिनट जो बचते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग का आता है ना, तो 1.5 से 2 मिनट में आप कर जाओगे, और 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे आप आराम से कर जाओगे अगर आपको आता है तो, है ना। इसमें भी मैं बोल रहा हूँ 40 से 50 मिनट ही हुए हैं, ये ज़्यादा नहीं हुए हैं, अभी भी 10 मिनट अपने बचते हैं। लेकिन किसी की स्पीड कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, उस हिसाब से मान लो कि इतने ही अपन कर पाएंगे, 20 से 25 यहाँ और 25 के आसपास वहाँ, तो 50 सवाल अपने यहाँ हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने चाहिए इस पेपर में, तो मैं अपना पहले बता दूं कि मैंने 2023 में 42 के आसपास किए थे। रीज़न इज सिंपल कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपन ने किए नहीं थे ज़्यादा। फिर 2024 में 69 के आसपास, यही टेक्निक थी 8/10 अप्रोच। फिर 2025 में 72, एक भी पेपर मैंने सोल्व भी नहीं किया था इस साल तो, लेकिन मैंने जाकर पेपर दिया था और वो मैंने 70+ क्वेश्चन कुछ अटैम्प्ट किए थे। आइडियल रेंज क्या होनी चाहिए, तो मैं आइडियल रेंज बता देता हूँ। 50 से 60 के बीच एक आइडियल रेंज है जहाँ पे आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ वैसे 45 के ऊपर भी ठीक है, पर आप 50 से 60 के बीच में रहने पे यू आर वेरी सेफ, यू आर सॉर्टेड, राइट। मिनिमम करेक्ट कितने होने चाहिए, 27। ये मार्क्स अगर हैं आपके पास तो आप इजीली क्वालिफाइड हो। लेकिन क्या होता है कि आंसर की, अब तो यूपीएससी प्रोविजनल आंसर की भेजेगी, लेकिन पहले आंसर कीज नहीं आती थी तो बहुत ही कन्फ्यूजन रहती थी कि किस पैसेज का आंसर यूपीएससी चेंज कर देगा। अब मैं बताता हूँ, एक थोड़ा सा मैथ समझ लेते हैं। जैसे आप 50 क्वेश्चन करते हो तो आपके पास 18 गलत करने की एक फ्रीडम है। 33 आप सही कर लो तो आपके नंबर फिर भी इतने ही बैठेंगे। 52 में क्या है कि आप 21 गलत कर जाओ, 34 सही कर जाओ, 35 यहाँ सही कर जाओ, तो ये सारा यही होता है कि 27 के बाद हर क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन पे आप 3 गलत कर सकते हो। जैसे आप 28 कर लेते हो तो आपके पास 3 गलत करने के मतलब आप 31 टोटल कर सकते हो। फिर आप 29 पे आते हो तो 6 गलत कर सकते हो, 35 कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका पर क्वेश्चन 3 गलत करने का एक आपके पास चांस होता है, एक फ्रीडम होती है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या रहेगी और आपकी मेरे से क्या रहनी चाहिए, तो इस पे बात करें तो मैं एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा P26 वाले ग्रुप में, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस पर आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स में आपका जो टॉपिक वाइज, जो उसमें डॉक्यूमेंट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, तो आपको वहाँ थीम वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व करने पड़ेंगे रेगुलर। कॉम्प्रिहेंशन आपको अलग से मैंने जो बताया है उस पर काम करना पड़ेगा। फुल पेपर भी अपन करेंगे ग्रुप में, वो अपन संडेज़ को करेंगे, मिड मार्च से अप्रैल के बीच में। पहले भी हमने किया था, अब भी अपन करेंगे। और लास्ट जो वीक होगा, जो 24 में एग्ज़ाम के एक वीक पहले अपन क्या करेंगे, रेगुलरली हर दिन मंडे से लेके फ्राइडे तक अपन 5 दिन 5 पेपर लगाएंगे, जिससे कॉन्फिडेंस रहेगा। और उसी टाइम पे अपन करेंगे, जैसे हम करते थे ये कि 2:30 बजे हम पेपर शुरू करते, क्योंकि यूपीएससी वाली टाइमिंग यही रहती थी, 2:30 से 4:30 के बीच में हम करते थे। जैसे ये पेपर होता था, ये नंबर वगैरह आपको यहाँ भेजने होते थे मेरे को ग्रुप में ही। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के हम अलग से देखते थे कि कितना सही किया है, कितना गलत किया, ये एनालिसिस वाला पूरा पार्ट रहता था। मैथ्स और रीजनिंग में भी यही चीज़ चेक होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था, ये प्रीलिम्स 2025 से पहले हमने किया था। ये जो ग्रुप में कुछ बंदे थे उन सब के मैं मार्क्स वगैरह नोट करता था। इस बार आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में कुछ 70+ मेंबर्स हैं। पिछली बार 10 से 12 मेंबर ही थे, तो उनका आसान हो जाता था। तो उन सब के मार्क्स में चेक करता था कि हाँ ठीक है, सही जा रहा है, सही जा रहा है ना। नंबर लाते थे बंदे 130, 118, 114, तो नंबर आ रहे थे सबके, है ना। उसके बाद अपन देखते हैं कि इन बिटवीन कहीं भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आई विल बी देयर। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में आपको टॉपिक वाइज PY को देखने पड़ेंगे, साथ में आपको डेली सोल्व करना पड़ेगा, उनके आंसर्स देखने पड़ेंगे, कैसे उसका आंसर आया, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फुल पेपर जहाँ भी आप दो, कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह दो या फिर आप प्रीवियस ईयर भी लगाओ, फुल पेपर जब लगाओ तो 8/10 अप्रोच ज़रूर यूज़ करना। कॉम्प्रिहेंशन में मैंने जैसे बताया वैसे करो, मैं कह रहा हूँ बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर अपन कुछ फ़ायदा नहीं होता तो आगे अपन दूसरी बात करेंगे। SSC लेवल के बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई SSC लेवल का आपको मैथ्स वगैरह तैयार करना पड़ेगा। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, आप यूपीएससी के PYQ से स्टिक रहो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो CAPF में 15 से 20 के आसपास सवाल हर साल यूपीएससी पूछती है, जो CSET के लेवल के होते हैं। तो आप उन सवालों को भी सोल्व कर लो। पिछले 10 साल के भी अगर आप पेपर सोल्व करोगे ना, तो 150 क्वेश्चन आपको यहाँ और मिल जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा आपको इधर घबराना ही नहीं है। CSET एक आसान पेपर है, इसको एक मिथ बना दिया है कि टफ़ हो रहा है, टफ़ हो रहा है, टफ़ हो रहा है। आप थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा डिकोडिंग तरीके से चलोगे, डिकोड करोगे उसको अच्छे से, तो पेपर आसान है ना। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके बाद आखिर में मैं यही बात बोलता हूँ कि अच्छे से काम करो, वर्क हार्ड, एन्जॉय योरसेल्फ, टेक केयर, सायोनारा, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी कमेंट हो तो आप पीछे अपने नीचे कमेंट में आराम से रख सकते हो अपना, है ना।